हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जटिल व अनुबद्ध प्रोटीन यानी कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने सरल प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जटिल व अनुबद्ध प्रोटीन, जटिल व अनुबद्ध प्रोटीन यानी कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि जो सरल प्रोटीन होता है, सरल प्रोटीन का जो अणु होता है उसके साथ अप्रोटीन भाग जुड़ जाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ जाते हैं। मान लो ये कोई प्रोटीन है, तो जैसे ये वैलिन है, मान लो ये अपने पास वैलिन है। अब वैलिन प्लस कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। प्रोस्थेटिक समूह वो कुछ भी हो सकता है और प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर जटिल व अनुबद्ध प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कोई भी प्रोस्थेटिक समूह जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन part is combined, non-protein part is combined with amino acid. Amino acid. This non-protein part is called प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो अमीनो एसिड से कंबाइन हो जाता है, उसी नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसमें पहला टाइप होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब इसके प्रोस्थेटिक समूह के रूप में इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन द प्रोस्थेटिक ग्रुप is in nucleic acid। प्रोस्थेटिक समूह किसके रूप में होता है, न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम्पल इसके देखेंगे, जैसे कि क्रोमेटिन हो गया, और राइबोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में एक वर्णक होता है या फिर कोई भी पिगमेंट होता है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप is in a pigment। एक वर्णक होता है प्रोस्थेटिक समूह के रूप में। एग्जाम्पल जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, तो हीमोग्लोबिन में
जो हीम जो होता है, जैसे कि हीमो प्लस ग्लोबिन होता है। हीमो प्लस ग्लोबिन जो होता है, पर जो हीम जो होता है इसमें हीमो में एक हीम जो होता है वो एक पिगमेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, ब्लड की आरबीसी सेल्स में, जिसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन के अणुओं को कैच करता है। नेक्स्ट है, ठीक है, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि हीमोसाइनिन भी है, हीमोसाइनिन, और साइटोक्रोम भी है, साइटोक्रोम है, राइबोफ्लेविन है, तो इतने एग्जाम्पल और क्रोमोप्रोटीन के हैं। तो नेक्स्ट जो है लेसिथोप्रोटीन। लेसिथोप्रोटीन होते हैं द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज इन लेसिथिन। मतलब जो प्रोस्थेटिक समूह है वो लेसिथिन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ऊतक फाइब्रिनोजन, ऊतक में पाए जाने वाला फाइब्रिनोजन, और अंडे का पितक, मतलब या फिर से एग यॉल कहते हैं, एग यॉक, जो गीला गीला पार्ट होता है उसे एग यॉल्क या अंडे की पितक कहते हैं। तो ये था लेसिथोप्रोटीन। नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में वसा अम्ल या फिर कह सकते हैं वसा अणु होता है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फैट मॉलिक्यूल। वसा अणु है वो, इसमें एक प्रोस्थेटिक समूह होता है। एग्जाम्पल इसका कोशिका कला जो होती है वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन और दूध प्रोटीन जो होता है वो भी लाइपोप्रोटीन होता है। मतलब दूध में जो होता है फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है, तो उसमें लाइपोप्रोटीन होता है। तो मिल्क प्रोटीन। नेक्स्ट है लाइपोबिटेनिन। और मस्तिष्क प्रोटीन या फिर ब्रेन प्रोटीन भी होता है लाइपोप्रोटीन। ब्रेन प्रोटीन होता है। इतने प्रोटीन होते हैं जो लाइपोप्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोप्रोटीन।
प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में फॉस्फेट का अणु होता है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फॉस्फेट मॉलिक्यूल। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे केसीन हो गया, केसीन जो कि दूध में पाए जाते हैं, मिल्क में पाए जाते हैं केसीन। ओपोविटेलिन हो गया, ओपोविटेलिन जो कि एग में, अंडे में पाया जाता है, और कैसीन जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है। तो ये फॉस्फोप्रोटीन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट जो है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रोस्थेटिक समूह में जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। द प्रोस्थेटिक समूह ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इसमें प्रोस्थेटिक समूह होता है, जैसे कि म्यूसिन। नेक्स्ट है मेटेलोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन में कोई भी धातु या फिर कोई भी आयन जो होता है वो इसमें होता है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज Fe मतलब धातु या फिर लोह वगैरह होता है। इसके एग्जाम्पल है फेरेटिन। होता है वो, जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन ब्लड में O2 जो होती है ऑक्सीजन, उसको ये क्या करता है, कैच करता है। वैसे ही फेरिलिन जो होता है वो Fe मतलब किसको कैच करेगा, धातु आयन को कैच करेगा। तो ये हो गए जटिल या फिर अनुबद्ध प्रोटीन। नेक्स्ट है व्युत्पन्न प्रोटीन, मतलब डेरिवेटिव प्रोटीन। ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन में मैंने आपको बताया था कि व्युत्पन्न प्रोटीन वो होते हैं जो सरल व जटिल जो प्रोटीन होते हैं उनके जल अपघटन से होते हैं, या फिर आदि स्कंदन या फिर जल अपघटन से ये होते हैं बंद। ठीक है, दे formed from the water decomposition और हाफ स्कंदन मतलब सोखना, क्लॉटिंग करना, हाफ क्लॉटिंग ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये क्या होते हैं,
आफ्टर डीकम्पोजिशन मतलब जल अपघटन और हाफ क्लॉटिंग मतलब आधे स्कंदन से ये कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव प्रोटीन बनते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे कि प्रोटियस, पेप्टन्स, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो डेरिवेटिव प्रोटीन। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं डेरिवेटिव प्रोटीन के। जो अमीनो अम्ल है वो भी एक डेरिवेटिव प्रोटीन का उदाहरण ही है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन 4 प्रकार की पहली होती है प्राथमिक संरचना मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरी होती है द्वितीयक संरचना मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थर्ड होती है तृतीयक संरचना मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर। और चौथी होती है चतुष्क संरचना मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये 4 प्रकार की संरचना होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली प्राथमिक संरचना मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ भी, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल होता है उसमें क्रम पता चलता है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम और इसके स्थान के बारे में पहला, दूसरा, तीसरा और वे अन्य अमीनो अम्ल कौन सा है उसकी जानकारी के लिए हमें उसी की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। मतलब जैसे कि मान लो ये कोई अमीनो अम्ल है वेलिन, तो इसके बाद में हिस्टिडीन जुड़ गया, फिर इसके बाद में ग्लूटामिक एसिड जुड़ गया, फिर इसके बाद में आर्जिनिन जुड़ गया। ठीक है, और इसके बाद में फिर एस्परजिलस जुड़ गया, फिर इसके बाद में प्रोलीन जुड़ गया। तो ये जब जुड़ जाते हैं तब इसमें हमें इसकी जानकारी पता चलती है कि पहले वेलिन जुड़ा है, फिर हिस्टिडीन जुड़ा है, फिर ग्लूटामिक एसिड जुड़ा है, फिर एस्परजिलस, आर्जिनिन, ऐसे चलता रहता है। तो उसी को ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला, ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोटीन होएगा उसे हम कहेंगे एंटरमिनस। वो होएगा उसका एंटरमिनस।
अमीनो एसिड का वो एन टर्मिनस होएगा, और जो सबसे लास्ट वाला जो होएगा उसे हम कहेंगे सी टर्मिनस। सी टर्मिनस, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये कोई प्रोटीन है, सॉरी अमीनो एसिड है, उसका कोई साइड ग्रुप है और डबल बॉन्ड, तो इसके बाद में वैलिन, इसके बाद में जैसे कि हिस्टिडीन जुड़ गया, हिस्टिडीन हिस्टिडीन जुड़ गया। उसके बाद में जैसे कि प्रोलीन जुड़ गया, उसके बाद में वैलिन जुड़ गया, और उसके बाद में मान लो कोई अमीनो एसिड जुड़ा है, NCH, नीचे उसका मान लो कोई भी साइड ग्रुप है, ये आर्जिनिन है, इसका साइड ग्रुप नहीं, ये आर्जिनिन है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो अमीनो अम्ल होएगा, सबसे पहला जो, ठीक है, तो ठीक है, तो जो सबसे पहला वाला जो अमीनो एसिड होएगा उसका ये जो साइड ग्रुप जो रहेगा वो फ्री होएगा, उसका जो साइड ग्रुप है वो फ्री है। तो साइड ग्रुप फ्री रहेगा तो उसका जो मेन कौन है, तो मेन है नाइट्रोजन, तो इसलिए इसे एन टर्मिनस मतलब नाइट्रोजन शिरा या फिर एन टर्मिनस कहते हैं, एन टर्मिनस। और लास्ट वाले में जो फ्री कौन सा है, कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका मेन है सी, तो इसे कहेंगे कार्बन या फिर कार्बोक्सिल शिरा या फिर सी टर्मिनस, इसे कहेंगे सी टर्मिनस, सी टर्मिनस इसे कहेंगे। तो इतना बनाने के बाद इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम में हमें पता चलता है कि इसके स्थान में पहला, दूसरा, फिर अन्य अमीनो अम्ल कौन सा होगा, इसकी जानकारी को ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो इतना हो गया। नेक्स्ट है द्वितीयक संरचना। नेक्स्ट है द्वितीयक संरचना या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो द्वितीयक संरचना। तो द्वितीय संरचना होती है कि जो ये प्रोटीन होते हैं ये सीधी रेखा में नहीं होते हैं। वैसे प्रोटीन होते हैं सारे सीधी रेखा में होते हैं, पर ये सीधी रेखा में नहीं होते। प्रोटीन सीधी रेखा में नहीं होते, ये राइट हैंडेड फैशन, एक सेकेंड, ऐसे होते हैं, पर ये ऐसे नहीं होते। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब असल में ये कुंडलित होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल एक सीधी रेखा में नहीं होते बल्कि कुंडलित होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल में कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक,
ठीक है, तो ऐसे ये कुंडलित होते हैं राइट हैंडेड फैशन में। ठीक है, तो ऐसे ये जो प्रोटीन जो होते हैं ये कुंडलित होते हैं, और कौन सी दिशा में कुंडलित होते हैं? ये राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन मतलब दक्षिणावर्ती, जो क्लॉकवाइज जो होते हैं, जिस साइड घड़ी घूमती है उस साइड ये कुंडलित होते हैं, राइट हैंडेड फैशन। और क्लॉकवाइज ये क्या होते हैं? कुंडलित, मतलब कॉइल्ड होते हैं, दक्षिणावर्ती ये कुंडलित होते हैं। ठीक है, तो ये होती है इसकी द्वितीयक संरचना। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी तृतीयक संरचना, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर, इसकी तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना होता है कि प्रोटीन की जो लंबी जो लड़ी जो होती है, ठीक है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है कि जो प्रोटीन की जो लंबी लड़ी जो होती है, मतलब ये जो होती है ये खुद पे कुंडलित हो जाती है, अपने ऊपर ही मुड़ जाती है, अपने ऊपर ही मतलब कंडेंस हो जाती है। तो जैसे कि उनका उलझा हुआ गोला होता है, तो उस टाइप का ये स्ट्रक्चर बन जाता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये कुछ इस टाइप होता है। तो ये एक तरह से 3D स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन का जो 3D जो स्ट्रक्चर होता है वो तृतीयक संरचना में होता है। 3D स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब ऊन के गोले के समान मुड़ी होती है, प्रोटीन की जो लंबी लड़ी हुई होती है वो अपने ऊपर ऊन के गोले के जैसे मुड़ी होती है। तो ये प्रोटीन की 3D रूप की संरचना को भी प्रदर्शित करती है। तो एक तरह से 3D संरचना होती है इसकी। तो ये थर्ड है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब फोर्थ जो होता है चतुर्थ संरचना या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो चतुर्थ संरचना होती है, ऐसे प्रोटीन जो होते हैं जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो गई, तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये ऐसे जुड़े होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं उन्हें चतुर्थ संरचना के प्रोटीन मल्टीमेरिक होते हैं। चतुर्थ संरचना के जो प्रोटीन जो होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर के जो प्रोटीन होते हैं उन्हें हम मल्टीमेरिक कहते हैं। मल्टीमेरिक क्या होते हैं? तो मल्टीमेरिक वो होते हैं ऐसे प्रोटीन जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं, उन्हें मल्टीमेरिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेटरी प्रोटीन का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो चार पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। चार जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है कौन? हीमोग्लोबिन। तो उसमें क्या होते हैं? 2 अल्फा की श्रृंखला होती है और 2 बीटा की श्रृंखला होती है। ठीक है, 2 अल्फा की श्रृंखला और 2 बीटा की श्रृंखला, उससे हीमोग्लोबिन मिलकर बना होता है। तो ये हो गई पूरी जो संरचना, चतुष्क संरचना।
भी कंप्लीट, और इसके साथ जो प्रोटीन की संरचना है वो भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के प्रोटीन, सम एसेंशियल टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एसेंशियल जो कि हमारी डे टू डे लाइफ सिचुएशन में आते हैं, जो जिनका हम यूज़ करते हैं, तो वो प्रोटीन। सम एसेंशियल टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें पहला है अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन, केराटिन अल्फा केराटिन होता है जो कि कशेरुक जो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि जानवर वगैरह, हम भी कशेरुक ही होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं कशेरुकी के जंतुओं के शल्क, मतलब कशेरुकों के जंतुओं के शल्क, मतलब स्केल्स जो होते हैं, शल्क जैसे क्रोकोडाइल के शल्क, फिशेस के शल्क, वो कशेरुक के शल्क, नाखून मतलब नेल्स, पर मतलब फिन्स, जिनसे मछलियाँ उड़ा करती है वो पीछे होते हैं, पर होते हैं, ना, जो मछली जो होते हैं उसके फिन होते हैं। और स्केल्स, नेल्स, फिन्स, पंख यानी फेदर्स, या फिर विंग्स भी लिख सकते हैं, फेदर्स। और कछुओं के जो खोल जो होते हैं, ठीक है, कछुओं की खोल मतलब टर्टाइल सेल, फर्टाइल शेल जो होते हैं, कछुओं की जो पीठ पर जो खोल होती है, जो कि इन्हें प्रोटेक्शन करती हैं। और सींग मतलब हॉर्न एक्सेट्रा, मतलब जो कशेरुक जो होते हैं वर्टिब्रेट्स के स्केल में, मतलब कशेरुकों के जो स्केल शल्कों में और उनके नाखूनों में और उनके पंखों में और उनके पंख में और उनके कछुओं के जो खोल जो होते हैं उनमें, और सींग में क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना बीटा कैरोटीन। तो ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है रेशम के धागे, रेशम के जो धागे जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, जो रेशम कीट जो होता है, रेशम कीट मतलब सिल्क वॉर्म जो होता है, तो सिल्क वॉर्म के जो सिल्क जो बनते हैं, सिल्क वॉर्म क्या प्रोड्यूस करता है, सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो सिल्क में क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट जो है फाइब्रिन पैक्टिन, फाइब्रिन में पाया जाता है। और पैक्टिन जो होता है, जो शैवाल जो होता है, शैवाल में फियोफाइसी जो ग्रुप होता है उसमें, उन शैवालों में पैक्टिन जो होता है वो पाया जाता है। पैक्टिन कुछ जो पौधे होती हैं उनकी जो कला है, पैक्टिन वैसे एक कार्बोहाइड्रेट है, बना होता है क्या चीज़, फाइब्रिन। पैक्टिन जो बना होता है वो किससे बना होता है, बीटा कैरोटीन से। नेक्स्ट जो है मकड़ी के जो जाल जो होते हैं, मतलब वेब ऑफ स्पाइडर इज मेड अप ऑफ
अल्फा एंड बीटा कैरोटीन। मतलब जो मकड़ी के जो जाले जो होते हैं वो अल्फा और बीटा दोनों कैरोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन थर्ड क्या है? कोलेजन क्या होता है? ये संयोजी ऊतक जो होते हैं, संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। उपास्थि, अस्थि मतलब कार्टिलेज और बोन्स और टेंडन्स जो होते हैं कंडराओं, उनमें रुधिर वाहिनियों और की दीवारों वॉल ऑफ वडल्स, नेत्र की कॉर्नियों में त्वचा की चर्म का प्रमुख भाग होता है। मतलब कोलेजन जो होता है वो संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज। और ये उपास्थि मतलब कार्टिलेज होता है, जैसे कि हमारे कान की जो होती है हड्डी, ये हड्डी नहीं होती, ये कार्टिलेज होता है। तो ये लचीला होता है और भी बहुत सारे पार्ट्स में, और भी बहुत सारे हमारे शरीर के पार्ट्स में कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज और बोन्स में भी कोलेजन होता है। बोन्स, कंडराओं मतलब टेंडोन्स होती हैं, जैसे कि मान लो कोई ये हड्डी है या कोई बोन है, तो बोन को किसी को भी मसल से जोड़ने में हेल्प करती है। मतलब कोई बोन है और वो कोई मसल से जुड़ती है, तब इसे जो कहते हैं वो टेंड्रोन कहते हैं, जो बोन को मसल से जोड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, ये टेंड्रोन हो जाएगी। ठीक है, टेंडोन्स हो गई। और टेंडोन्स हो गई। रुधिर वाहिनियों की दीवार मतलब वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जिन्हें हम कैपिलरीज भी कहते हैं। वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कॉर्निया मतलब नेत्र की जो कॉर्निया जो होती है ना, कॉर्निया। और त्वचा की जो चमड़े की जो त्वचा जो होती है मतलब लेदर, स्किन ऑफ लेदर। चमड़े की जो त्वचा जो होती है, या फिर त्वचा की जो चमड़े की जो त्वचा, चर्म की त्वचा, लेदर ऑफ, स्किन ऑफ लेदर। ठीक है, और किस में होता है इनका, ये क्या होता है, प्रमुख भाग होता है। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है कार्टिलेज, बोन्स, टेंडोन्स, जो कि मैंने अभी बताया। कैपिलरीज में मतलब वॉल्स ऑफ स्किन, कॉर्निया, नेत्रों की जो कॉर्निया जो होती है उनमें पाया जाता है। और लेदर, स्किन ऑफ लेदर मतलब त्वचा की चर्म में ये पाया जाता है। इतना हो गया, कोलेजन पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट है कि कोलेजन में ही आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जंतुओं की जो दौड़ने उछलने की जो क्षमता जो होती है उसमें अस्थि अंधियों मतलब बोन जॉइंट्स में पाए जाने वाला कोलेजन की अधिकता के कारण ही होता है। ठीक है, जंतुओं के जो दौड़ते हैं, जंतुओं के जो दौड़ने में उछलने की जो क्षमता जो होती है वो अस्थि अंधियों मतलब बोन जॉइंट्स। ठीक है, जो जंतुओं के दौड़ने उछलने की जो क्षमता जो होती है वो
अस्थि संधियों में पाए जाने वाले कोलेजन की अधिकता के कारण होती है। मतलब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, तो एक बोन हमारी ऐसे रहती है और दूसरी बोन ऐसे। तो इन दोनों के जो बीच में जो होता है, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? कोलेजन। कोलेजन पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में कोलेजन पाया जाता है, तब हम खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उछल सकते हैं। तो ये कोलेजन जब पाया जाता है तब ये अच्छे से काम करता है, तब हम उछल सकते हैं। पर वृद्धावस्था में जब एज ओल्ड हो जाती है तब ये क्या होता है कि कोलेजन तब कोलेजन जो होता है कोलेजन क्या होता है? हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने के कारण जो कोलेजन हार्ड हो जाता है, तब उस टाइम क्या होता है? कोलेजन हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने के कारण जो पैर जो होते हैं, तो पैर में दर्द होता है, तो उसमें पैर में क्या हो जाता है? पेन होने लगता है। तो इसलिए कोलेजन वृद्धावस्था में क्या हो जाता है? कठोर होने के कारण जोड़ों में क्या होती है? पीड़ा होती है, पेन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इलास्टिन। क्या चीज़? इलास्टिन। इलास्टिन। इलास्टिन क्या होता है? इलास्टिन ये भी कोलेजन जैसा प्रोटीन होता है, मतलब ये भी लचीला होता है, किंतु इससे दोनों ओर खिंचाव सहने की क्षमता होती है। मतलब दोनों ओर खिंचाव, यह लिगामेंटस स्नायुओं, मतलब लिगामेंटस व अन्य ऊतकों में पाए जाते हैं। खिंचाव खत्म होने के बाद ये अपनी मूल दशा में आ जाते हैं। मतलब ये तो क्या करते हैं? कोलेजन ये तो एक तरफ से जो क्या होता है कि दशा कहते हैं, मतलब एक ही बोन को सह सकता है, पर ये दोनों तरफ से खिंचाव सहता है। मतलब ये कोई बोन है, बोन है, तो इन दोनों के बीच में जो चीज़ काम करेगी ना, उसी को ही हम क्या कहेंगे? इलास्टिन कहेंगे। अब ये इलास्टिन क्या होता है कि ये भी इसके तरह ही होता है, कोलेजन के तरह ही, पर ये दोनों तरफ से खिंचाव सहने की इसमें क्या हो जाती है? कैपेसिटी होती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लिगामेंटस में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? लिगामेंटस। मेंटस में ये क्या पाया जाता है? इलास्टिन पाया जाता है। ठीक है। तो खिंचाव जब ख़त्म हो जाता है, मतलब जब चलते हैं, जब वो खिंचाव ख़त्म हो जाता है, तब ये फिर से अपने मूल सतह, मतलब अपने रेस्ट पर आ जाता है। नेक्स्ट है साइटोक्रोम। 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 साइटोक्रोम ब्रैकेट में सी। साइटोक्रोम क्या होता है? एक रंगीन लोयुक्त गोलाकार प्रोटीन होता है। मतलब साइटोक्रोम जो होता है वो हमने पढ़ा था ना, साइटोक्रोम कुछ देर पहले। एक सेकंड, डेरिवेटिव प्रोटीन से फेरिलियम पढ़ा था क्या? साइटोक्रोम भी एक होता है, यहाँ पे आप लिख लेंगे साइटोक्रोम। साइटोक्रोम होता है, ये एक तरह से एक लो होता है, मतलब ये एक तरह से एफी ग्रुप का एक प्रोटीन होता है। साइटोक्रोम एक रंगीन, मतलब कलरफ्लेस इसे कह सकते हैं। रंगीन मतलब अलग अलग कलर वाला होता है, कलरफुल। ये कलरफुल होता है, कलरफुल होता है।
और ये एक किसका एग्जाम्पल है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब ये एक गोलाकार प्रोटीन होता है, मतलब सरल प्रोटीन में ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ना, उसका होता है लौह युक्त गोलाकार प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है अपना हीमोग्लोबिन। क्या है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन ये आरबीसी की अभिगमत प्रोटीन है, मतलब आरबीसी में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह जो होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 लौह अणु, एक हीमोग्लोबिन में 4 लौह अणु होते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 O2 के अणु को पकड़ता है। मतलब एक जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होते हैं, 4 लौह के अणु होते हैं। एक हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं? 4 क्या होते हैं, किसके अणु होते हैं? जो लौह जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लौह के अणु के होते हैं, Fe लौह के अणु के होते हैं। 4 लौह अणु होते हैं। एक हीमोग्लोबिन अणु में 4 लौह अणु होते हैं, तो इसलिए ये 4 ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़ते हैं, क्योंकि Fe-O2 मतलब इसमें क्या होते हैं, 4 अणु मतलब Fe लौह के होते हैं। आयरन जो होता है लौह, मतलब एक ही हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के अणु होते हैं, 4 लौह के अणु होते हैं। तो मतलब ये जो 4 एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणु को पकड़ता है, तो ये 4 ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़ते हैं, मतलब Fe-O2। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन के बारे में भी। और फिर स्टार्ट होएगा, हाँ फिर नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट है अपना इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन होता है IgN इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। ये इम्यूनोतंत्र का महत्वपूर्ण गोलाकार प्रोटीन होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? इम्यूनोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? ये अपने इम्यून सिस्टम में पाया जाता है। अपने इम्यून सिस्टम में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। इम्यून सिस्टम में ये पाया जाता है। ये एंटीजन जुड़ने वाला सीरम प्रोटीन है। ये एंटीजन जो होता है, एंटीजन एक एंटीबॉडी होती है, एंटीजन से जुड़ने वाला एक सीरम प्रोटीन है। कौन है? इम्यूनोग्लोबिन। नेक्स्ट है रूबिस्को। नेक्स्ट क्या है? रूबिस्को। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है रिब्यूलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। रिब्यूलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इसके फुल फॉर्म है रूबिस्को बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो रूबिस्को बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज करता क्या है? तो ये पौधों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण प्रोटीन में, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाया जाता है। पौधों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो कार्बन स्थिरीकरण के दौरान राइबोलोज 1.5 बिसफॉस्फेट का CO2 के साथ अभिक्रिया का उत्प्रेरक करता है, जिससे 3 कार्बन वाले 2 अणु फॉस्फोग्लिसरॉल बनाते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आया? ये कहाँ पे पाया जाता है? पौधों में। पौधों में क्या काम करता है? जो कार्बन का स्थिरीकरण करता है, मतलब कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देता है? राइबोलोज में कन्वर्ट कर देता है। ये
किस में कन्वर्ट करता है, राइबुलोज, मतलब जो कार्बन जो होती है उसको ये 1.5 राइबुलोज जो होता है राइबुलोज में कन्वर्ट कर देता है। राइबुलोज क्या होता है, बिसफास्फेट होता है। क्या होता है, बिसफास्फेट होता है, RUBP। बिसफास्फेट क्या होता है, RUBP, जो कि मैंने RUBP। और ये जो RUBP जो होता है, मतलब जिसका इसने कार्बन के साथ स्थिरीकरण किससे करता है, इसको CO2 के साथ क्या करता है, कार्बन का स्थिरीकरण किया, उससे इसको क्या मिला, बिसफास्फेट। अब इस बिसफास्फेट मतलब RUBP का ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराता है, जिससे 3 कार्बन के अणु मिलते हैं, 3 कार्बन के अणु मिलते हैं और दो अणु किसके मिलते हैं, फास्फोग्लिसरॉल। और 3 अणु तो कार्बन के मिलते हैं और 2 अणु फास्फोग्लिसरॉल। तो कार्बन तो पहले भी ले रहा था, तो कार्बन को फास्फोग्लिसरॉल मिलते हैं। ठीक है, ये जो रुबिस्को जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। तो ये कार्बन के स्थिरीकरण के दौरान राइबोलोज 1.5 जिसे हम RUBP कहते हैं, उसको CO2 के साथ अभिक्रिया करवाता है, जिससे 3 कार्बन वाला 3 कार्बन प्लस नहीं, जो 3 कार्बन वाला क्या चीज़, 3 कार्बन वाला क्या बनता है, फास्फोग्लिसरॉल। 3 कार्बन वाले 2 फास्फोग्लिसरॉल बनते हैं, 3 कार्बन वाले 2 फास्फोग्लिसरॉल बनते हैं। तो ये रुबिस्को हेल्प करता है इस अभिक्रिया में। तो ये हो गया। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य हम पढ़ते हैं, प्रोटीन्स के कार्य, वर्क ऑफ प्रोटीन्स, वर्क्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, वर्क्स ऑफ प्रोटीन्स में आप लिखेंगे कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। हाँ, ये एक पॉइंट लिखेंगे, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन्स, बट all proteins are not enzyme, but all proteins are not enzyme। इसका मतलब है कि जो सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं, बस एक एंजाइम को छोड़ के, राइबोसोम एक अकेला ऐसा एंजाइम जो होता है जो प्रोटीन से नहीं बना होता, इसको छोड़ के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पर सारे जो प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं। तो ये एक पॉइंट बहुत ही NCERT की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है जो थ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन जो होते हैं, कौन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये कौन से ब्लड प्रोटीन होते हैं, कौन से प्रोटीन होते हैं, ब्लड प्रोटीन, ये ब्लड प्रोटीन होते हैं, रुधिर के प्रोटीन होते हैं, जो चोट लगने पर दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, चोट while man gets injured, मतलब जब उसके चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तब ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करते हैं, ये रक्त के थक्के में हेल्प करते हैं। और ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स में जो 70 to 90 मतलब सारी की सारी 100 to 100% ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ही पाए जाते हैं। ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं, ये संकुचन प्रोटीन होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है एक्टिन और मायोसिन
एक्टिन और मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन फाउंड इन मसल्स। मतलब ये संकुचन में हेल्प करते हैं। जो हम हाथ ऊपर करते हैं, जब हम हाथ को ऊपर करते हैं तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब कॉन्ट्रैक्शन में ये कौन हेल्प करते हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन हेल्प करते हैं, जो कंकालीय पेशियों के संकुचन में सहायक होते हैं। दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन they help in contraction of skeleton muscle। ठीक है। एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन वाले प्रोटीन होते हैं, संकुचित प्रोटीन होते हैं जो कि मसल्स में पाए जाते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्केलेटन जो होता है, कंकाल की पेशियाँ, कंकालीय पेशियों के संकुचन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन का सारा टॉपिक। मतलब जितनी भी बातें थी टोटल प्रोटीन की वो ख़त्म हो गई हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।